रायपुर में सीएम हाउस के बाहर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ठगी की शिकार महिलाओं ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सीएम से बैंक का लोन माफ करवाने की मांग की है। कोरबा में फ्लोरा मैक्स कंपनी में ठगी का ये पूरा मामला है। कोरबा में फ्लोरा मैक्स घोटाले में 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। मामले में 2 डायरेक्टर और एक कैशियर पहले ही जेल जा चुके हैं और अब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान महिलाएं सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करने बैठी हैं। उनका ये कहना है कि बैंक लोन का जो बकाया है उसे माफ किया जाए। खबर रायपुर से है और देखिए सीएम हाउस के बाहर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये तमाम जो महिलाएं वो ठगी की शिकार हैं और महिलाओं ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सीएम से बैंक का लोन माफ करवाने की मांग की है। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, क्या ये पूरा मामला है, बताइए महिलाओं की और क्या कुछ मांगे सीएम से? जी देखिए, कोरबा की महिलाएं हैं और दरअसल ये ठगी की शिकार हो गई हैं और बहुत सारी महिलाओं का बैंक लोन है, करोड़ों का बैंक लोन है और ऐसे में इनको किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है और ये ठगे जा चुके हैं। तो तमाम महिलाएं हैं, पहले जिला प्रशासन स्तर पर इन लोगों ने अपनी बातें हैं, मांगे हैं वो रखी थी, लेकिन वहाँ किसी तरह का कोई इनके समस्याओं का जो उपाय है वो नहीं मिला और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं यहाँ पर आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल इनकी मांग है कि जो लोन इनके ऊपर चढ़ गया है, कर्ज हो गया है, दरअसल ठगी का ये पूरा प्रकरण है, तो ऐसे में उनके जो लोन है वो माफ किया जाए। फिलहाल पुलिस है इस पूरे मामले में पृथक से जांच कर रही है, लेकिन जो ये कर्ज के बोझ तले दब गई है, तो यही वजह है कि ये लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाजें बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, सभी तमाम है, टीम वहाँ पर मौजूद है और महिलाओं से बातचीत की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब बातचीत की जा रही है, महिलाओं को समझाइश की कोशिश की जा रही है। हालांकि महिलाओं का ये कहना है कि उन्होंने जो बैंक से लोन लिया है उसे माफ करवाया जाए क्योंकि उनको जो नुकसान हुआ है अब उनका लोन भर पाना बहुत ही मुश्किल है। संभल हिंसा में सनसनीखेज खुलासा हुआ। हिंसा के दौरान का ऑडियो वायरल हुआ है। 2 दंगाइयों की बातचीत का ये ऑडियो वायरल हुआ है जहां फोन कर मंगवाए जा रहे थे हथियार। एक दंगाई सामान लाने के लिए कह रहा कि हथियार का कोड वर्ड था सामान। बड़ी खबर है, संभल हिंसा में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे और इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में राजा भैया ने कहा कि ये पदयात्रा समय की पुकार थी। उन्होंने संभल की घटना पर दुख जताया और कहा कि अब वहां पर स्थितियां सामान्य हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर की यात्रा का विरोध करने वालों को भी करारा जवाब दिया है। पंडित भीष्म शास्त्री की यात्रा लगातार जारी। उस यात्रा में शामिल होने के लिए राजा भैया यहाँ पहुंचे हुए हैं। भैया, आप यहाँ पहुंचे, किस तरीके से यात्रा को देख रहे हैं आप? समय की यही पुकार थी, बहुत आवश्यक था और बहुत ही सराहनीय पहल ये महाराज जी द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से संभल में अगर घटनाएं हो रही हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है संभल की घटना, लेकिन वहीं ये भी आप लोगों से कहें कि अब स्थितियां सामान्य हैं। ऐसा अगर अब मैं बात करूं अजमेर शरीफ को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका जो है वो अब स्वीकार कर ली गई है, उसका भी सर्वे होगा। महाराज जी भी कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने मंदिर थे जिनको मजारों को तब्दील कर दिया गया उनको सबको वापस लिया जाएगा। अजमेर के विषय में हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं है जी। सर, इस यात्रा को अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, आप लोग भी आ रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार इसका विरोध भी कर रहा है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू जागृति लाना या हिंदू को जागृत करना ये दुनिया का, धरती का सबसे कठिन और दुष्कर कार्य है और जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसके आलोचक होते हैं। आपने ये देखा है। तो आलोचना करने वाला अपना काम
वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपना काम करना है। आपने कुछ दिन पहले बांग्लादेश को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो धर्मगुरु हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है, कैसे सर? नहीं, ये तो सच्चाई है, आप ही लोग दिखा रहे हैं। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहाँ पे उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनके जानमाल का खतरा है, और ये तो सच्चाई है। महाराष्ट्र में क्या सीएम पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है? क्या यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का होगा? एकनाथ शिंदे के एक बयान के बाद तो यही लग रहा है। शिंदे ने कुर्सी छोड़ने के संकेत दिए और कहा है कि सीएम पद के लिए बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसका शिवसेना पूरा समर्थन करेगी। महायुति के तीनों नेता अब अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां सरकार गठन का फॉर्मूला तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। एकनाथ शिंदे का ये बयान क्या महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम है? शिंदे ने साफ कर दिया है कि सरकार बनाने में उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। सीएम पद के लिए बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसका शिवसेना पूरा समर्थन करेगी। बीजेपी का सीएम उन्हें मंजूर है। सरकार गठन और सीएम की कुर्सी पर शिंदे ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। एकनाथ शिंदे का यह बयान कुर्सी छोड़ने का संकेत बताया जा रहा है। इस बयान से भी साफ है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, और यह भी साफ है कि महाराष्ट्र के सीएम का फैसला दिल्ली में होगा। कल महायुति के तीनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। ये बैठक काफी अहम है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सरकार गठन का फॉर्मूला तय होगा और सीएम के नाम पर भी मोहर लगेगी। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि तीनों पार्टियां मिलकर सीएम पर फैसला लेंगे। लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून त्याचा आमचे जे शेट्टी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन शिवसेना के कई नेता शिंदे को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि फडणवीस भी स्वीकार हैं। अभी तक सीएम पद की जो दावेदारी एकनाथ शिंदे साहब की है, देवेंद्र जी की है, तो इनके बारे में कोई भी आज तक उनको सिग्नल किसी ने ऊपर से भी ना दिया गया है, ना इनकी पांचों की एक साथ कहीं मीटिंग हुई। इसलिए अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में देवेंद्र जी भी थे और एकनाथ शिंदे साहब भी हैं। महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। तो अगर डिसीजन ये होता है कि फडणवीस जी सीएम बने, एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बने, तो माना जाएगा? तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने और कोई सीएम बने, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नेतागण हैं वो, उनका हम लोग रिस्पेक्ट रखते हैं। जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है और शिंदे साहब को भी मंजूर रहेगा। महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में सीएम पद पर बीजेपी का दावा भी बड़ा है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनता है तो वो कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और? महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और फिलहाल वहीं इस पद के सबसे बड़े दावेदार भी नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? खबर है कि शिंदे ने खुद को महायुति का संयोजक बनाने की मांग की है। दावा है कि उन्होंने केंद्र में भेजे जाने का ऑफर ठुकरा दिया है और अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रायपुर एम्स में रैगिंग का मामला सामने आया, जहां पर एम्स में एमबीबीएस 2023 बैच के छात्रों के साथ रैगिंग की शिकायत सामने आई है। रात 12 बजे सीनियर्स ने छात्रों को कमरे में बंद कर दिया और इस दौरान कई छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं। रात में टी शर्ट में छात्रों को बास्केटबॉल ग्राउंड में आने के लिए मजबूर किया गया। छात्रों को कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे छात्रों को सांस लेने में दिक्कत हुई और गार्ड से शिकायत करने के बाद भी छात्रों की मदद नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ छात्राएं बेहोश होकर गिर गई थीं। एमबीबीएस के छात्रों की शिकायत करने के बाद मामला सामने आया है। हमें एम्स रायपुर के किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी, जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियां वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी और उसके बाद में बच्चों को बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में भी बुलाया गया। बहुत ठंड में उनको सिंपल टी शर्ट्स के अंदर खड़ा करा गया। उनके साथ कुछ रैगिंग के इंसिडेंट्स हुए। देश में रैगिंग पूरी तरह से भली बंद हो गया हो, उसके लिए कानून भी बनाया गया हो, लेकिन लगातार राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रैगिंग के मामले हैं वो लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया और अब एम्स में रैगिंग के मामले सामने आए हैं। 2023 में बैच के जो एमबीबीएस के छात्र हैं उसके साथ सामूहिक रैगिंग का मामला सामने आया है। और देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि छात्रों को रात को टी शर्ट पहन करके वॉलीबॉल ग्राउंड में आने के लिए मजबूर किया गया। उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया और कई छात्र हैं वो बेहोश भी हो गए हैं। लेकिन एम्स प्रबंधन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और एमबीबीएस के जो छात्र हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने मेल के माध्यम से इस पूरे मामले का खुलासा किया है और गार्ड से आकर के आप बीती सुनाई। और जब उनकी फरियाद नहीं सुनी गई तो डॉक्टरों ने, जो भविष्य के डॉक्टर हैं, उन लोगों ने एनजीओ का सहारा लिया और एनजीओ से मदद मांगी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एम्स प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। तो आखिर सवाल यही है कि इस तरह के रैगिंग को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, तो वो कानून है क्या? आखिर यहाँ के डॉक्टर पढ़ाई करें या फिर बेहतर चिकित्सा में अपनी सेवाएं दें या फिर रैगिंग से उनको दो चार होना पड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिर एम्स प्रबंधन कर क्या रहा है। और अब खबर बैतूल से, जहां गांव में भालू आने से दहशत में हैं लोग, जहां पेड़ पर भालू चढ़ने से अफरा तफरी मच गई है। सूचना देने पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम और रात के समय में भी कई बार ये भालू नजर आ चुका है। भालू के मूवमेंट पर नजर बनाकर ग्रामीण बैठे हुए हैं। लखीपुर गांव में भालू देखे जाने का मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर इलाके में भालू की दहशत बनी हुई है, क्योंकि भालू इलाके में घूम रहा है और अब लोगों के लिए डर का माहौल बना हुआ है। देखिए किस तरीके से आराम फरमाता हुआ पेड़ के ऊपर नजर आ रहा है भालू। बैतूल का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां गांव में भालू आने से दहशत में लोग हैं। सूचना देने पर भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची यहां पर। यहां तक कि भालू रात के समय में भी नजर आया है, कई बार देखा गया है। भालू के मूवमेंट पर नजर बनाकर बैठे हैं ग्रामीण। लखीपुर गांव में भालू देखे जाने का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर दिल्ली से, जहां पर साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हो गया। दिल्ली के बिजवासन इलाके में ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। दावा है कि साइबर क्राइम से जुड़े मामले के आरोपियों और उसके गुर्गों ने ईडी टीम पर हमला कर दिया। तो देखिए, साइबर क्राइम से जुड़े मामलों के चलते ईडी की टीम पहुंची हुई थी बिजवासन इलाके में और इस दौरान ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया। खबर दिल्ली से, 300 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। 5 शहरों के 15 लोकेशन पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे में सर्च ऑपरेशन किया गया। PYYPL ऐप से करीब 300 करोड़ भेजे गए दुबई। ऐप के जरिए 1500 से ज्यादा अकाउंट खोले गए। ईडी के रडार पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश से लेन देन का बड़ा आरोप लगा है। युवाओं को नौकरी देने के नाम पर
करोड़ों रुपए जुटाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां 300 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। 5 शहरों के 15 लोकेशन पर ईडी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो 300 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है और इसके तार 5 शहरों से जुड़े हुए हैं। 15 लोकेशंस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिनमें राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे शामिल है। सर्च ऑपरेशन किया गया। PYYPL ऐप से करीब 300 करोड़ रुपए भेजे गए दुबई और ऐप के जरिए 1500 से ज्यादा अकाउंट भी खोले गए हैं। ईडी के रडार पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश से लेन देन का बड़ा आरोप लगा है। तो वहीं युवाओं को नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए जुटाए गए हैं। और संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, 300 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। सर, ये जो मामला है, ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और साइबर क्राइम से जुड़े हुए तकरीबन 300 करोड़ के जो फर्जीवाड़े का जो मामला था, इस मामले में कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। और जिस तरह से बात करें, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी इसका एक कहा जा सकता है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक संस्था है I4C, उसके द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन जांच एजेंसी ईडी के साथ साझा किया गया था। उसके बाद ईडी के द्वारा केस को दर्ज करने के बाद इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान में आज एक हंगामा भी देखने को मिला। दिल्ली में जो बिजवासन इलाका है, वहां पर जब ईडी की टीम पहुंची तो उन पर कुर्सियां फेंकी गई और इसके साथ साथ जो आरोपी पक्ष के द्वारा जिस तरह से एक हंगामा और मारपीट करने का प्रयास किया गया, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा केस भी रजिस्टर कर लिया गया है और इस मामले में एक आरोपी को पकड़ भी लिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए, इस पूरे स्कैम की अगर बात करें, जो साइबर क्राइम से जुड़ा मामला है, जो तकरीबन 300 करोड़ का है, तो इस मामले में दुबई कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है और ये पता चल रहा है कि कई ऐसे आरोपी हैं जो तकरीबन एक मोबाइल ऐप के माध्यम से तकरीबन 300 करोड़ रुपया विदेश भेजे गए थे और उस पैसे को फिर बाद में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो पैसों का लेन देन होता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ कई नई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है और उसी के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में संभव है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो जल्दी आने वाले समय में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी जो कि इसमें लिप्त हैं। ईडी के रडार पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। 5 शहरों के 15 लोकेशंस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में फर्जी वोटर लिस्ट पर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान आया। छत्तीसगढ़ में बाहरी घुसपैठिए हर जगह बने हुए हैं। कोंडागांव, जगदलपुर में बाहरी पकड़े गए और कांग्रेस की सरकार में मिला बाहरी लोगों को आश्रय। वरुण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आप पता करके देख लें, मेरे पास जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि जगदलपुर में भी हुआ है, कोंडागांव में हुआ है। ऐसे बाहरी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो हर जगह दिख रहे हैं भाई। अभी कोंडागांव में हुआ था तो उनको भी पकड़ा गया है, पकड़ करके बाहर कराने का काम किया जा रहा है। वहां पर भी यही हाल कवर्धा में था। कवर्धा में तो और भयंकर था। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।